सम्मानित दर्शकों, प्रिय विद्यार्थियों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी व्याकरण के शब्द शक्ति नामक प्रकरण पर अभ्यास करेंगे। भाषा में, हिंदी भाषा में जब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो उसमें आए शब्दों के किसी शब्द का शाब्दिक सिद्ध अर्थ निकल जाता है, किसी का सिद्ध अर्थ न निकल करके उसका दूसरी प्रकार से अर्थ निकाला जाता है, उसके लक्षण से अर्थ निकाला जाता है और रहस्य में छिपे हुए अर्थ को उसकी व्यंजना करके उसका अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा में प्रयुक्त शब्द का अर्थ लेने के लिए जिस प्रक्रिया से हम उस शब्द का अर्थ लेते हैं उसे ही भाषा में शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति से आशय देखिए, शब्द शक्ति की सीधी परिभाषा विद्वानों ने यूं की है, अभीष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की अक्षमता, अर्थात शब्द के छिपे तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य को शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके लिए मैं आपके सामने कुछ वाक्य प्रस्तुत करते हुए इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको सरलतम तरीके से समझिए। मैंने श्यामपट पर वाक्य लिखे हैं, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। और दूसरा वाक्य है, कौशल्या की बहू तो निरी गाय है। प्यारे बच्चों, सम्मानीय दर्शकों, यहाँ हम ये देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में पहले में गाय का अर्थ भिन्न है और दूसरे वाक्य में गाय का अर्थ उससे भी भिन्न है। जैसे पहले वाक्य में कहा गया है कि रमेश के पास या रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। सरल सी बात है, गाय, रमेश नामक व्यक्ति के पास गाय है और वो दूध देने वाली गऊ है, 5 किलो दूध दे रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में जब ये कहा, वक्ता ने, बोलने वाले ने ये कहा, कौशल्या की बहू तो निरी गाय है, तो यहाँ सुनने वाले पर इसका एक असर पड़ा कि कौशल्या की बहू तो एक मनुष्य है, ये महिला है, स्त्री है, वो गाय कैसे हो सकती है? गाय तो एक जानवर है, पशु है जो दूध देती है। कौशल्या की बहू एक मनुष्य है, महिला, वो दूध भी नहीं देती है, उसके थन भी नहीं है। इस तरह की स्थिति में हम ये सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ लिया जाए। अर्थात यहाँ इस गाय शब्द का अर्थ उसके लक्षण से लिया गया। पहले वाक्य में जब ये कहा गया कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, तो यहाँ इसका अर्थ निकला कि गाय वो पशु है। और दूसरे वाक्य में कहा गया कौशल्या की बहू तो निरी गाय है, तो इसका अर्थ सीधा सा ये निकला कि वो निरी गाय बताई गई, अर्थात वो सीधी, भोली और सब तरह से अनुकूल, अर्थात एक सरल स्वभाव की लड़की है, इसलिए उसको गाय कहा गया है। और इस तरह से इसका अर्थ लक्षण से लिया गया। अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का रूप आया और जब सीधा सरल अर्थ निकलता है तो अभिधा शक्ति होती है। इसी तरह से और उदाहरण, जैसे रामू के पास एक गधा है। आप समझिए, गधा एक जानवर है जो मिट्टी ढोने के या वजन ढोने के या सवारी करने के काम में आता है। और दूसरी तरह से दूसरे व्यक्ति ने इसको यूं कह दिया कि रामू तो गधा है। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि गधा तो जानवर होता है, रामू तो मनुष्य है या लड़का है, वो गधा कैसे हो सकता है? अतः यहाँ पहले वाक्य में गधे का अर्थ लिया गया पशु या जानवर,
कि रामू के पास एक गधा है, सीधा सीधा अर्थ निकल गया इसका। और दूसरे वाक्य में रामू तो गधा है, इसका अर्थ दिया गया कि रामू में गधे की सी प्रवृत्ति है, खर कुंडली में लौटने वाले हों, अर्थात गधे जो हैं वो कुंडलियों में लौटते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं। इस तरह से रामू की जो आदतें हैं वो गधे की सी हैं, इसलिए उस कहने वाले ने, वक्ता ने रामू तो गधा है ये कह दिया, और इस तरह से इसका अर्थ उसके लक्षण से लिया गया। तो पहले वाक्य में रामू के पास एक गधा है, इसमें गधे का अर्थ निकला, एक जानवर सीधा और सरल अर्थ निकल गया। और दूसरे में रामू तो गधा है, इसमें गधे का अर्थ निकला, उसका स्वभावगत उसकी आदतें, अर्थात वो मूर्ख है, ऐसी स्थिति में उसका अर्थ मूर्ख निकला या पशुवत निकला। इसलिए यहाँ दोनों ही वाक्यों में हमने ये देखा कि भिन्नार्थक हैं, शब्द वही है, उनका अर्थ भिन्न है। और अब इसको ठीक ढंग से समझिए, जहां किसी प्रयुक्त शब्द का अर्थ सीधा सरल अभिधेयार्थ अभिधा के रूप में निकल जाए, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जहां किसी शब्द का अर्थ सीधा सरल शब्दकोशीय लोक प्रचलित ना निकले, तो वहां उसका अर्थ उसके लक्षण से लिया जाएगा, वहां उस शब्द शक्ति हो गई लक्षणा शब्द शक्ति। अतः दो शब्द शक्तियां तो ये हमारे सामने आई, इनको और थोड़ा सा क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने शब्द शक्तियों के भेद आपके सामने अब समझा रहा हूं। शब्द शक्तियों के भेद तीन होते हैं। पहला शब्द जैसा अभी अभी हमने विचार किया, अभिधा। दूसरा भेद लक्षणा, और तीसरा शब्द शक्ति का भेद है व्यंजना, जो अब तक हमारे सामने नहीं आई थी। अभिधा और लक्षणा पर ही हम विचार कर रहे थे। समझिए, तीनों में अभिधा या अभिधेयार्थ, अभिधा का शाब्दिक और सिद्ध अर्थ है सरल। आप यूं समझ लें, अभिधा यदि आपको समझ में कम पड़ता है तो सरलार्थ लिया जाए, और ऐसे शब्द जो अभिधेयार्थ हैं या सरल हैं, सीधे हैं, वो शब्द जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वाचक मानी वाचना, वाचन किया, जैसा उसको बोला या वाचा वैसा ही अर्थ निकल गया। अतः अभिधा के शब्द कहलाते हैं वाचक शब्द, और लक्षणा के जो शब्द हैं, जो लक्षण से जिनका अर्थ लिया जाता है, वो कहलाते हैं लक्षक शब्द। और प्यारे बच्चों, व्यंजना तीसरी जो शब्द शक्ति है, उसका अर्थ सीधी सी बात है व्यंजक शब्द कहलाते हैं उसके, क्योंकि उसका अर्थ न तो सरल निकलता है और न ही लक्षणा से उसका सही अर्थ बैठ रहा है। इसलिए वहां उस कठिन शब्द के अर्थ को व्यंजना के द्वारा, या यूं कहो व्यंग के द्वारा, या उसके छिपे हुए रहस्य के द्वारा याद किया जाए, लिया जाए, ऐसे शब्द व्यंजक शब्द कहलाते हैं। तो शब्द वेद के आधार पर तो अभिधा के वाचक शब्द, लक्षणा के लक्षक शब्द और व्यंजना के व्यंजक शब्द कहलाते हैं। फिर इनका अर्थ के आधार पर आपको भेद बुझ हो जाए कि शब्द शक्ति के अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद कीजिए, तो अर्थ के आधार पर वाचक शब्द को कहिए वाच्यार्थ, वाचा वैसा ही अर्थ निकल गया, और लक्षक शब्द को कहिए लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द को कहिए व्यंग्यार्थ। इस तरह से इन तीनों शक्तियों के तीन शब्द तीन ही शब्द रूपों में बोले जाते हैं, और अर्थ भी तीन ही रूपों में लिए जाते हैं। अब इन तीनों का विभिन्न प्रकार से हम इसकी परिभाषा वगैरह लेते हुए और गहन अध्ययन करेंगे। जैसे परिभाषा है अभिधा, शब्द का सामान्य सरल या शब्दकोशीय अर्थ लिया जाए या लोक प्रचलित अर्थ निकलता हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहा है। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने बोलूं, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ के
पुत्र का नाम राम था। गीता पुस्तक पढ़ रही है, सरला खेल रही है, मोहन के पास एक गाय है, हरि के पास एक ऊंट है। ऐसे ऐसे वाक्य जो है वो सामान्यतः सरल अर्थ दे रहे हैं। अतः ये सब के सब वाक्य अभिधा में हैं और इनके सीधे अर्थ निकल रहे हैं। अर्थ निकालने में किसी भी शब्द की कोई दिक्कतबाजी नहीं आ रही है, कोई कठिनाई नहीं आ रही है। अतः ये शब्द के सब अभिधा सब शक्ति में आएंगे और ये कहेंगे कि इनमें सभी शब्द अभिधेयार्थ है। अभिधेयार्थ है, उसके आगे बढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ सीधा सरल और लोक प्रचलित ना निकले और उस शब्द के अर्थ को लेने के लिए या उस शब्द का अर्थ लक्षण से रूढ़ अर्थ, जैसे लोक प्रचलित है रूढ़ अर्थ, उसका रूढ़ हो गया ऐसा अर्थ लिया जाए, या उसको प्रयोजन विशेष से उसका अर्थ लिया जाए तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसमें, या यूं को उसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, सोना चढ़ा चांदी गिरी, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, मोहन का घर गंगा पर है। इसी तरह से कोई कहे कि सागा में हरि सिंह साहब का घर सड़क पर है, इत्यादि इत्यादि वाक्यों को बोलने से हम इनमें विभिन्न प्रकार की बातें हमें महसूस हो रही हैं। जैसे पहला वाक्य था, जैसा कि मैंने लिखा है, ये लड़की तो निरी गाय है। अब यहाँ गाय का अर्थ सीधा नहीं निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ लक्षणा का हुआ। यानी जहां कोई अर्थ रूढ़ हो गया हो या बार बार उसी अर्थ को लिया जाए लक्षण के आधार पर, वहां रूढ़ लक्षणा होती है। और दूसरा इसका लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है प्रयोजनोचित लक्षणा। जैसे सारा घर मेला देखने गया है। अब ये दोनों और के भेदों के नीचे लिखे हुए कुछ वाक्य हैं। जैसे ये लड़की तो निरी गाय है, हरि का लड़का तो ऊंट हो गया, रामू तो गधा है। उधर प्रयोजनवती के नीचे कुछ लक्षण लिखे शब्द लिखे हैं लक्षणा के। सारा घर मेला देखने गया है, सैनिकों ने कमर कस ली, वह हवा से बातें कर रहा है, सोना चढ़ा चांदी गिरी, बाजरा गिरा मूंग चढ़ी, आदि आदि। ये सब की सब मुहावरेदार जो भाषा है वो प्रयोजन से अर्थ लिया जाता है। आप इन वाक्यों को थोड़ा सा और समझिए, खुलकर समझ लीजिए ताकि आपके ठीक दिमाग में बैठ जाएं। शब्द का अर्थ वाक्य में आया हुआ किसी रूढ़ के द्वारा, शब्द का अर्थ लक्षणा से रूढ़ के द्वारा लिया जाए, वहां रूढ़ लक्षणा होती है। और जहां शब्द का अर्थ प्रयोजन विशेष से लिया जाए वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अतः ये दिए हुए वाक्यों से हम समझेंगे कि निरी गाय का अर्थ है सीधा साधा भोली भाली सामान्य स्वभाव की वो लड़की है। ऊंट हो गया इसका अर्थ है वो लंबा तड़म हो गया, इसलिए उस हरि के लड़के को ऊंट बताया गया है। और रामू तो गधा है, इसमें गधे का लाक्षणिक अर्थ लिया गया कि वो गधे की तरह से स्वभाव जनित है, इसीलिए उसको गधा कहा गया है। और इधर प्रयोजनवती लक्षणा में सारा घर मेला देखने गया है, इसका आशय ये नहीं है कि घर उठ करके उसके मकान वगैरह उठ करके सब चले गए, नहीं। इसका आशय यह है कि घर के सभी सदस्य मेले में गए हैं, घर तो वही है, मकान तो वही है। और हरि सिंह साहब का घर सड़क पर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सड़क के बीच में है, नहीं। इसका प्रयोजन से अर्थ लिया गया कि उसका घर सड़क के किनारे है। सुरेश का घर गंगा पर है, इसका आशय ये नहीं कि गंगा के बीच में है, गंगा के बीच में तो घर बह जाएगा, डूब जाएगा। वो गंगा के किनारे है, इसका अर्थ प्रयोजन से लिया गया। सैनिकों ने कमर कस ली, कमर कस ली इसका आशय है तैयार हो गए। यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया गया
कि सैनिकों ने कमर कस ली, इसका मतलब सैनिक तैयार हो गए। और चोर को, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, इसका मतलब चोर तो एक ही था। अब 9 2 11 का आशय ये नहीं है 9 और 2 जुड़ के 11 11 चोर हो गए, नहीं। यहाँ एक मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, अर्थात गायब हो जाना। अतः पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, यहाँ ये मुहावरेदार भाषा है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा में प्रयोजन से अर्थ लिया गया है, तो प्रयोजनवती लक्षणा है। और वह हवा से बातें कर रहा है, इसका मतलब हवा में चढ़ करके बातें नहीं कर रहा है, हवा की तरह से वो तेज तर्राट है, इसलिए तेज गति से दौड़ रहा है या भाग रहा है या चल रहा है, इसलिए उसके लिए कहा गया है कि वह हवा से बातें कर रहा है। तो दर्शकों, पाठकों, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप 2 शब्द शक्तियों का जो आपके सामने खुलासा किया, इसमें सीधा साथ ये दे दीजिए कि जो रूढ़ हो गया है, रूढ़ा लक्षणा से अर्थ लिया जाए वो रूढ़ा लक्षणा, और जो प्रयोजन से अर्थ निकाला जाए वो प्रयोजनवती लक्षणा। ये रूढ़ा शब्द शक्ति के 2 भेद हुए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। और इसी तरह से दिए हुए अभ्यास में हम इसको लेंगे और अनेक प्रकार के वक्त इसमें हम बहुत समझ सकते हैं। आपका भला हो। नमस्कार।